चलो, कल हम लोगों ने नॉर्मल सर क्या कुछ बोल रहे हो? जी सर। हाँ, सर ये प्यूबार्क में सर स्टेज जो बताए थे 5 स्टेज में सर इसमें एज छोड़ दिए हैं सर, मतलब कि इसमें फर्स्ट स्टेज सेकेंड और थर्ड स्टेज में एज हाँ। नहीं बता पाए हैं। क्या फर्स्ट स्टेज सेकंड एज सर इसमें फर्स्ट स्टेज तो सर अमूमन इसमें एज मतलब कि फर्स्ट स्टेज अमूमन 10 साल के आसपास स्टार्ट होता है, लेकिन जो है सेकंड स्टेज चूंकि जो है मीडियन एज 9.8 है, तो मेंस्ट्रुएशन अगर 11 साल में होता है तो 9 ईयर के आसपास फर्स्ट स्टेज होता है, 10 स्टेज है। यस। और थर्ड स्टेज जो है वो 11 ईयर के आसपास होता है। यस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस। कल हमने नॉर्मल प्यूबर्टी पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी बेसिकली कहते किसको है? प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, इसको दूसरे नाम से अर्ली प्यूबर्टी के नाम से भी जाना जाता है। अमूमन होता क्या है इसमें कि नॉर्मली 10 से 16 फीमेल में प्यूबर्टी के एज है और मेल में 11 से 17 होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि 10 से पहले मेनार्ज हो जाएगा और 8 से पहले प्यूबर्टी चेंजेस शुरू हो जाएंगे। So, term of precocious puberty is reserved for who exhibit any secondary sex characteristic before the age of 8 year or menarche before the age of 10 year. Okay. So, वैसे बच्चियां, अगर लड़कियों के बारे में बात करें तो जिनको सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन 8 साल से पहले स्टार्ट हो जाता है डेवलप होना एंड 10 साल से पहले मेनार्ज हो जाता है, इस कंडीशन को हम प्रीकॉशियस प्यूबर्टी इन गर्ल कहते हैं। वहीं बॉयज में अगर देखें तो 9 साल से पहले इसको स्टार्ट हो जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होना एंड 11 साल से पहले फर्स्ट इजैकुलेशन हो जाता है। 11 साल से पहले फर्स्ट इजैकुलेशन हो जाता है। इस कंडीशन को हम मेल में कहते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। अब अगर हम देखें इसके टाइप और काउज, एक्चुअली काउज जो है, काउज के ऊपर ही इसके टाइप को डिफाइन किया गया है। काउज के ऊपर ही इसके टाइप को डिफाइन किया गया है। तो इसके काउज जो टाइप जो हो जाएंगे वो क्या होंगे? जीएनआरएच डिपेंडेंट और जीएनआरएच इंडिपेंडेंट। जीएनआरएच डिपेंडेंट एंड जीएनआरएच इंडिपेंडेंट। जीएनआरएच डिपेंडेंट प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, जीएनआरएच डिपेंडेंट प्रीकॉशियस प्यूबर्टी उस कंडीशन को कहते हैं जब कभी भी ये जीएनआरएच का एक मिनट, जब कभी भी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है हमारा, वो टाइम से पहले ज्यादा सिक्रीट होने लगे, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं कंप्लीट प्रीकॉशियस प्यूबर्टी या फिर सेंट्रल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, या इसको आइसोसेक्सुअल और ट्रू प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। तो इसको 4 अदर नाम से भी जानते हैं। वो चारों अदर नाम क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहला कंप्लीट प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, या फिर सेंट्रल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, इसलिए कि वो इस पे सेंटर से कोरिलेट होता है। थोड़ा सा आवाज कम करो ना। इसलिए कि वो हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होता है जीएनआरएच, इसलिए इसको सेंट्रल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी भी कहा जाएगा, या फिर इसको आइसोसेक्सुअल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी या फिर ट्रू प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के नाम से भी जाना जाता है।
सारे प्रीकॉशियस प्यूबर्टी में लगभग 80% केस जो है वो GnRH डिपेंडेंट प्रीकॉशियस प्यूबर्टी होती है। लगभग 80% केस जो है वो GnRH डिपेंडेंट प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के होते हैं। अगर इसका जो है हम काउज देखें तो सबसे पहला काउज क्या हो जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल काउज। कॉन्स्टिट्यूशनल काउज से मुराद ये है कि प्री मैच्योर एक्टिवेशन हो जाता है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस का। प्री मैच्योर एक्टिवेशन हो जाता है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस का, और इसकी वजह से GnRH ज्यादा रिलीज करता है, और GnRH ज्यादा रिलीज करने के नतीजे में आपको सेक्स एस्ट्राइडल हार्मोन ज्यादा रिलीज करेगा, साथ ही जो है आपको एस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज होगा, नतीजे में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन एंड ये मिलेगा आपको, क्या नाम है, मेनार्ज हो जाएगा। वहीं सेकंड काउज जो होता है जुवेनाइल प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। जुवेनाइल प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म सेकंड इसका काउज क्या हो जाएगा? जुवेनाइल प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। एंड थर्ड जो हो जाएगा वो इंट्राक्रैनियल, अगर किसी तरह का लीजन हो, इंट्राक्रैनियल कोई ट्यूमर हो, स्पेशली वो ट्यूमर आपको हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी पे हो, तो ऐसी कंडीशन में भी मैक्रो एडिनोमा हो, ऐसी सूरत में भी आपको GnRH डिपेंडेंट प्रीकॉशियस प्यूबर्टी देखने को मिल सकता है। तो जो लीजन जो होता है इंट्राक्रैनियल लीजन, ये ट्यूमर हो सकता है, इसके अलावा ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, और ट्यूमर हो सकता है। तो ये तीनों कंडीशन लीड करेगा इंट्राक्रैनियल लीजन को, और ये इंट्राक्रैनियल लीजन लीड करेगा GnRH डिपेंडेंट प्रीकॉशियस प्यूबर्टी को। बेसिक यही काउजेस है। अगर इसको हम देखें तो इसमें बेसिकली इनकम्प्लीट प्रेजेंटेशन मिलता है। इनकम्प्लीट प्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि इसमें प्री मैच्योर थैलाज होगा, प्री मैच्योर ब्यूबाज होगा, एंड प्री मैच्योर मेनाज होगा। प्री मैच्योर थैलाज, प्री मैच्योर ब्यूबाज एंड प्री मैच्योर मेनाज होंगे। वहीं अगर सेकंड टाइप देखें तो सेकंड टाइप जो इसके होते हैं वो होते हैं GnRH इंडिपेंडेंट। GnRH इंडिपेंडेंट, GnRH इंडिपेंडेंट को हम लोग सूडो प्यूबर्टी या सूडो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के नाम से भी जानते हैं, या फिर पेरिफेरल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के नाम से भी जानते हैं। सूडो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी या फिर पेरिफेरल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के नाम से भी जानते हैं। अमूमन जो इसके काउज होते हैं सेंटर नहीं होते हैं, बल्कि इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं, जैसे ओवरी, एड्रिनल ग्लैंड, लीवर, या फिर इट्रोजेनिक होते हैं। तो अगर ओवरी में देखें काउज, अगर ओवरी में काउज देखेंगे तो ओवरी में क्या होगा कि सबसे पहले काउज देखने से पहले इसमें बेसिकली होता क्या है, एक्सेस एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन का प्रोडक्शन होने लगता है। और एंड्रोजन का प्रोडक्शन अगर मेल में होता है तो एंड्रोजन, तो एक्सेस एस्ट्रोजन और एंड्रोजन का प्रोडक्शन होने लगता है। इसकी वजह से प्री मैच्योर प्यूबर्टी या प्रीकॉशियस प्यूबर्टी या अर्ली प्यूबर्टी हुआ करता है। तो ओवरी के काउज अगर हम देखें इसमें, तो ओवरी के जो काउज हो जाएंगे वो ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर होगा। ओवरी का ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर होगा। इकाई चला गया, ऐसी ही रहने दो ना। तो ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर होगा ओवरी का, या फिर थिका सेल ट्यूमर होगा ओवरी का, या फिर लाइडिंग सेल ट्यूमर होगा ओवरी का। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर ऑफ ओवरी काउज कर सकता है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी को। इसके अलावा क्रॉनिक एपिथेलियोमा, एंड्रोब्लास्टोमा एंड
मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम। मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम, मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम ये हमारा काउज कर सकता है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी को, जो कि जीएनआरएच इंडिपेंडेंट होगा, जो कि जीएनआरएच इंडिपेंडेंट होगा। वहीं अगर हम बात करें एड्रीनल की, तो एड्रीनल ग्लैंड हाइपरप्लासिया हो सकता है या फिर एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर हो सकता है। एड्रीनल ग्लैंड हाइपरप्लासिया हो सकता है या फिर एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर हो सकता है। इस कंडीशन में भी हमें देखने को मिलेगा। एक कॉमन एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर का कोई नाम बता सकता है? एक कॉमन एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर का कोई नाम बता सकता है? अभी पल्स में फियोक्रोमोसोम। हाँ, किसने बोला? सुरैया, वेरी गुड। रिजवाना, वेरी गुड। फियोक्रोमोसाइटोमा, वन ऑफ द कॉमनेस्ट एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर। तो इस कंडीशन में आपको एड्रीनल ग्लैंड के ट्यूमर के नतीजे में या फिर हाइपरप्लासिया के नतीजे में भी जीएनआरएच इंडिपेंडेंट प्रीकॉशियस प्यूबर्टी देखने को मिलेगा। वहीं अगर काउज लीवर है तो लीवर में क्या होगा? लीवर का हेपेटोब्लास्टोमा देखने को मिलेगा। लीवर में हेपेटोब्लास्टोमा देखने को मिलेगा और इसकी वजह से जीएनआरएच इंडिपेंडेंट प्रीकॉशियस प्यूबर्टी देखने को मिलेगी। अब लास्ट जो इसका काउज हो जाएगा वो इट्रोजेनिक। बेसिकली इसमें कुछ काउज तो कुछ डिफाइंड नहीं होता है, बस ये देखते हैं कि एस्ट्रोजन या फिर एंड्रोजन का इंटेक कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं ले रही है। एस्ट्रोजन कॉन्टेनिंग फूड या फिर एंड्रोजन कॉन्टेनिंग फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा ये कर तो नहीं रहे। तो ऐसे लड़कियों में अमूमन प्रीकॉशियस प्यूबर्टी होती है जो कि जीएनआरएच इंडिपेंडेंट होती है, जो कि जीएनआरएच इंडिपेंडेंट होती है। अब अगर हम वन बाय वन इस पे जाए तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ प्रीकॉशियस प्यूबर्टी आती है कि प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के इफेक्ट को हम कैसे पता करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ प्रीकॉशियस प्यूबर्टी अगर हम देखें तो इसमें मेल में अलग प्रीकॉशियस प्यूबर्टी होती है एंड फीमेल में अलग प्रीकॉशियस प्यूबर्टी होती है। अगर बात करें मेल के प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, फीमेल के प्रीकॉशियस प्यूबर्टी की, तो अमूमन ऐसी लड़कियां, ऐसा कीजिए, एक टेबल बना लीजिए। टेबल बनाने के बाद एक साइड 2 कॉलम वाली टेबल बना लीजिए, 3 कॉलम वाली टेबल बना लीजिए। एक में ये प्रेजेंटेशन, दूसरे में फीमेल या गर्ल, तीसरे में बॉयज लिख दीजिए। तो अगर हम गर्ल्स के प्रीकॉशियस प्यूबर्टी की बात करें तो चूंकि बहुत अर्ली एज में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है, बॉडी के शेप में चेंजेस आने लगते हैं, तो इस वजह से अमूमन लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती है। अमूमन लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं। वहीं अगर मेल को देखें तो ज्यादा जल्दी से बॉडी ग्रो होने की वजह से, बॉडी का शेप चेंज होने की वजह से ऐसे लड़के बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और इसमें लीडिंग कैपेसिटी पाई जाती है। ऐसे लड़कों में लीडिंग कैपेसिटी पाई जाती है। वहीं अगर फीमेल की बात करें, गर्ल की बात करें, तो ऐसी लड़कियां जिनमें प्रीकॉशियस प्यूबर्टी होती है, वो लड़कियां आपको डिप्रेस के साथ साथ एलोन रहना पसंद करेंगी, एलोन रहना पसंद करेगी और बहुत ज्यादा रिजर्व रहेगी, दूसरों से बहुत ज्यादा घुलना मिलना नहीं होगा और खुद को दूसरों से अलग समझने लगेगी। वहीं नेक्स्ट थिंग देखें तो ऐसी लड़कियां अमूमन
ढीले ढाले कपड़े पहनेंगी, लूज कपड़े पहनेंगी, ताकि अपने बॉडी के जो चेंजेस आ रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके, और अपने फ्रेंड सर्किल से भी दूरी बना के रखेंगे। वहीं बॉयज में ऐसे बॉयज जिनको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है, वो खुद को सुपेरियर समझने लगते हैं, अदर अपने हम उम्र से ज्यादा खुद को एक्सपोज करते हैं, और ज्यादा जो है अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। वहीं अगर हम देखें ऐसी लड़कियां जिनमें प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होती है, तो वो अमूमन अपने से बहुत ज़्यादा एल्डर एज पीपल के साथ, यानी सपोज कीजिए 10 साल में इसको मेनाज हो गया, तो ये 20 साल 25 साल के मेल के साथ रिलेशन में आ जाती है। वहीं जो लड़के हैं उनमें प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं और अपने से ज़्यादा उम्र की लड़कियों और औरतों से रिलेशन रखने की सोचते हैं। वहीं अगर आप लड़कियों में देखें तो लड़कियों में अमूमन सुसाइडल टेंडेंसी को लीड करता है। ये चीज़ें प्रिकॉशियस प्यूबर्टी अमूमन सुसाइडल टेंडेंसी को लीड करता है, जबकि लड़कों में देखें तो लड़कों में लड़के इस तरह के अमूमन नशे के आदी हो जाते हैं, नारकोटिक एडिक्शन में चले जाते हैं। लड़के इस तरह के अमूमन नारकोटिक एडिक्शन में चले जाते हैं। तो ये इफेक्ट होता है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का, डिफरेंट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है कि आपको लड़के जो है ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, लाइफ का फुल एंजॉयमेंट लेना चाहते हैं। अमूमन ऐसी कंडीशन में लड़के नशे के आदी हो जाते हैं और क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहीं लड़कियां अमूमन डिप्रेस्ड होती हैं, एलोन रहना पसंद करती हैं, सुसाइडल टेंडेंसी पाई जाती है, खुद को बहुत बाकी अपने हम उम्र लड़कियों से खुद को ये समझती है, और और अपने से बहुत ज़्यादा उम्र के लोगों से के साथ रिलेशन में आ जाते हैं। तो ये हमारा प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का इफेक्ट होता है। वहीं अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें जो प्रेजेंटेशन मिलेगा वही पहले भी मैंने बता दिया, प्री मैच्योर थिलाज मिलेगा, प्री मैच्योर प्यूबार्च मिलेगा, प्री मैच्योर मेनाज मिलेगा। अब इसको आप टैनर स्टेज के जरिए थिलाज और प्यूबार्च को कंपेरिजन कर सकते हैं कि नॉर्मली जैसे थिलाज में स्टेज 2 जो है नॉर्मली 9.8 ईयर से शुरू होता है, लेकिन ऐसे बच्चियों में 8 साल में थिलाज शुरू हो जाएगा, थिलाज का स्टेज 2 शुरू हो जाएगा। प्यूबार्च का भी ठीक इसी तरह है, अर्ली एज में शुरू हो जाएगा। मेनाज तो खैर 10 साल से पहले मेनाज हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, इसको डायग्नोस करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हिस्ट्री। इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम क्या क्या लेंगे? हिस्ट्री में जो सबसे पहली चीज़ लेंगे वो लेंगे अर्ली मेनाज की हिस्ट्री। ऐसी लड़कियां अमूमन इसी कंप्लेंट के साथ आएंगी, अपने गार्जियन के साथ आएंगी, अपनी मदर के साथ या अपनी बड़ी बहन के साथ या अपने किसी फीमेल रिलेटिव के साथ आएंगी, और अमूमन मेनाज के टाइम में ही आएंगी। सिर्फ ब्रेस्ट डेवलपमेंट या फिर थिलाज या प्यूबार्च के चेंजेस पे डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाती है, तो ऐसी लड़कियां अमूमन मेनाज के साथ ही। अब 10 साल के एज में अगर मेनाज हो गया 10 साल से पहले, तो गार्जियन भी थोड़ा सा वरीड हो जाते हैं और डॉक्टर के पास लेके पहुंचते हैं। तो सबसे पहला हिस्ट्री क्या? प्री मैच्योर मेनाज का हिस्ट्री लेंगे, या फिर इसको इस तरह से कह सकते हैं अर्ली मेनाज का हिस्ट्री लेंगे। इसी हिस्ट्री में, मेनाज के हिस्ट्री में, फिर हम फर्दर इसको डिटेल में देखेंगे कि
कहीं इसके पेरेंट्स सॉरी मदर या फिर मदर सिबलिंग या इसकी बड़ी बहन वगैरह को ऐसा तो नहीं हुआ है। तो उसकी फीमेल फैमिली हिस्ट्री लेंगे, मदर और जो उसकी खाला होती हैं आंटी वो, और अगर बच्ची से बड़ी बहन वगैरह है तो उनकी हिस्ट्री लेंगे कि उनका मेनाज कब हुआ था, किस एज में हुआ था। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज हो गई कि प्यूबर्टी चेंजेस जो जैसे थैलाज एंड प्यूबाज ये कब से कैसे कैसे डेवलप होना शुरू हुआ, इसकी हिस्ट्री लेंगे। थैलाज एंड प्यूबाज की जो चेंजेस हैं उसका हम कि कब से और कैसे कैसे शुरू हुआ, इसको अच्छे से रूल आउट करेंगे कि थैलाज कब से शुरू हुआ, यानी ब्रेस्ट बड कब से डेवलप हुआ, एरियोला जो है कब से प्रेजेंटेशन मिला, ये करेंगे। इसको किस पे करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, टर्नर स्टेज के जरिए इसको थैलाज एंड प्यूबाज को इवेल्युएट करेंगे कि जो मीडियन एज है उससे कितना अर्ली हुआ है। अगर 10 साल से पहले ये सारी चीजें हो जाती हैं मतलब कि इसे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है। अब अगर हम बात करें कि इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें हमको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि चूंकि 80% जो है इसका काउस्ट जो होता है वो जीएनआरएच डिपेंडेंट होता है। जीएनआरएच डिपेंडेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल इसका मोस्ट कॉमन काउज होता है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि कहीं कोई हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ट्यूमर तो नहीं है, या फिर जो है आपको ये जुवेनाइल प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। तो इस तरह से इसको हम रूल आउट करेंगे। फिर अगर ये सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती है तो हम फर्दर इसका इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन में फर्दर क्या करेंगे, इसका इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे रिस्ट का कराएंगे और इससे बोन एज का पता करेंगे। एक्सरे रिस्ट का करा करके, रिस्ट एंड हैंड का करा करके इसके बोन एज का पता करेंगे। इसके अलावा पेल्विक सोनोग्राफी करवाएंगे और ओवेरियन पैथोलॉजी को, पेल्विक क्या ओवरऑल एब्डोमेन का, होल एब्डोमेन का यूएसजी करवाएंगे, सोनोग्राफी करवाएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी, और इससे हम जो लीवर, एड्रिनल ग्लैंड या फिर आपको ओवरीज के पैथोलॉजी है उसको रूल आउट करेंगे। अगर इन तीनों में कोई पैथोलॉजी नहीं आता है मतलब काउज सेंट्रल है। इन तीनों में अगर कोई पैथोलॉजी नहीं आता है तो फिर मतलब काउज सेंट्रल हो सकता है। एक ही और काउज हो सकता है वो इट्रोजेनिक, तो वो हम हिस्ट्री में पता कर सकते हैं कि कहीं वो ऐसी डाइट तो नहीं ले रहे जिसमें ज्यादा एस्ट्रोजन या एंड्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा स्कल का सीटी करवाएंगे। स्कल का सीटी या एमआरआई करवा के हम इसको रूल आउट कर सकते हैं इंट्राक्रैनियल लीजन को। इंट्राक्रैनियल लीजन को कि कहीं इसको ट्रॉमा की वजह से कोई ट्यूमर, तो ट्रॉमा की वजह से कोई गिलियोसिस तो नहीं बन गया, या फिर इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हुआ, या फिर कोई ट्यूमर तो नहीं है, इसको रूल आउट करेंगे। इसके अलावा सीरम HCG, FSH एंड LH कराएंगे। सीरम HCG का फुल फॉर्म, HCG का फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ओके। एंड FSH सर ह्यूमन कोरियोनिक, FSH का फुल फॉर्म फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके। सो तो सीरम HCG कराएंगे, FSH कराएंगे, LH कराएंगे कि इसमें कोई बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं आ रहा है, इसको हम रूल आउट करेंगे। इसके अलावा थायराइड प्रोफाइल करवाएंगे कि कहीं इसको TSH लो तो नहीं है, T4
बहुत ज्यादा, TSH हाई तो नहीं है, T4 बहुत ज्यादा लो तो नहीं है। चूंकि हमें क्या रूल आउट करना है, हमें रूल आउट करना है जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म, इसलिए थायराइड प्रोफाइल करवाएंगे। फिर इसके बाद हम इसका ये क्या करवाएंगे, सीरम एस्ट्रॉयडल हार्मोन करवाएंगे, टेस्टोस्टेरोन करवाएंगे एंड DHEA करवाएंगे, DHEA करवाएंगे, डाइहाइड्रो प्रोजेस्टेरोन, तो DHEA करवाएंगे। इस तरह से हम इसको रूल आउट करेंगे कि मरीज को कॉन्स्टिट्यूशन ये सेंट्रल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी है या फिर बताओ, अरे अभी बताया ना कि जो है सूडो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी या फिर फॉल्स प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। तो इस तरह से हम रूल आउट करेंगे कि मरीज को हमारे सूडो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी है या ट्रू प्रीकॉशियस प्यूबर्टी है, या फिर इसी को ट्रू को हम सेंट्रल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी या GnRH डिपेंडेंट प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के नाम से भी जानते हैं। वहीं फॉल्स या सूडो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी को हम पेरिफेरल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी या फिर GnRH इंडिपेंडेंट प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक तो हम इसके अलावा EEG करवाएंगे, EEG करवाएंगे, उसमें देखेंगे कोई एबनॉर्मल एक्टिवेशन तो नहीं है, किसी तरह का एपिलेप्सी वगैरह तो नहीं है। एपिलेप्सी अमूमन ये सेंट्रल काउज में मौजूद होता है। फिर इसके अलावा हम IVP या CT स्कैन एब्डोमेन करवा सकते हैं। IVP या CT स्कैन एब्डोमेन करवा सकते हैं। IVP का फुल फॉर्म क्या होगा? IVP, तुम लोग इतने खामोश कैसे रह सकते हो यार? इंट्रावेनस पाइलोग्राम। वेरी गुड। तो IVP या फिर CT स्कैन एब्डोमेन करवाएंगे। इसमें IVP के जरिए हम एड्रिनल ट्यूमर को रूल आउट कर सकते हैं, वहीं CT स्कैन एब्डोमेन के जरिए एक तो एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर को भी रूल आउट कर सकते हैं, दूसरा हेपेटोब्लास्टोमा को भी रूल आउट कर सकते हैं, हेपेटोब्लास्टोमा को भी रूल आउट कर सकते हैं। वहीं आप इसमें ट्रीटमेंट की बात करें, यहाँ से अब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट जो करेंगे, मैनेजमेंट में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना होगा कि हमको ट्रीट क्या करना है, हमको ट्रीट क्या करना है। तो ट्रीट क्या करना है, हमको सबसे पहले गोनाडोट्रोपिन के सिक्रेशन को कम करना है, रिड्यूस गोनाडोट्रोपिन सिक्रेशन। दूसरा, सप्रेस गोनाडल एस्ट्रोजेनेसिस और पेरिफेरल एक्शन ऑफ सेक्स एस्ट्रॉयडल हार्मोन, इसको सप्रेस करना है हमें। तीसरा, जो डिक्रीज हम ग्रोथ करेंगे, स्केलेटल मैच्योरेशन को के ग्रोथ को डिक्रीज करेंगे, स्केलेटल मैच्योरेशन ग्रोथ को डिक्रीज करेंगे। वहीं लड़कियों को हम सेक्स एब्यूज होने से प्रिवेंट करेंगे, बचाएंगे, सेक्स एब्यूज होने से प्रोटेक्ट करेंगे कि सेक्स एब्यूज ना हो। जैसा कि मैंने इफेक्ट में बताया था कि ऐसी लड़कियां अमूमन अपने से बहुत ज़्यादा उम्र के से रिलेशन में आ जाती है और सेक्सुअली एब्यूज हो जाती है। ओके, सो ये हमारा बेसिकली 4 चीज़ें जो है वो हमें ध्यान में रखना होता है कि इन चारों चीज़ों को टारगेट करना होता है, गोल बनाना होता है कि ये चारों चीज़ें हमें ये GnRH डिपेंडेंट के लिए, चूँकि जो हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को हमें कम करना होता है। तो इसके लिए हम जो ड्रग्स देते हैं, सबसे पहले अगर GnRH गोनाडोट्रोपिन को सप्रेस करने के लिए, तो GnRH को सप्रेस करने के लिए हम
GnRH एगोनिस्ट ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। GnRH एगोनिस्ट ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। GnRH एगोनिस्ट ड्रग्स क्या हो जाएंगे हमारे? GnRH एगोनिस्ट ड्रग जो हो जाएंगे वो बुसरेलिन ये 100 म्यूग्राम डेली देंगे नजल स्प्रे के जरिए। 100 म्यूग्राम डेली देंगे नजल स्प्रे के जरिए। इसके जरिए हमको दो हेल्प मिलेगा। एक तो GnRH को सप्रेस करने में मदद मिलेगा, दूसरी चीज बोन का जो है स्केलेटल मैच्योरेशन को डिले करने या स्लो करने में भी हमें हेल्प मिलेगा। इसके अलावा मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन देंगे, जो 30 मिलीग्राम ओरली देंगे या फिर 100 to 200 मिलीग्राम IM देंगे। मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन 30 मिलीग्राम OD देंगे ओरली या फिर 100 to 200 मिलीग्राम IM देंगे वीकली। इससे हमें दोनों चीजें में हेल्प मिलता है। एक तो मेंस्ट्रुएशन को सप्रेस कर देता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट को सप्रेस कर देता है, एंड लेकिन ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को सप्रेस कर देता है एंड मेंस्ट्रुएशन को सप्रेस कर देता है, लेकिन इसका मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन का बोन के स्केलेटल मैच्योरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं मिलता है। वहीं इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं साइप्रोटेरोन एसीटेट जो है अमूमन 70 to 100 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे के डोज में देते हैं। 70 to 100 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे के डोज में देते हैं, जो कि ओरली 10 दिन तक देते हैं। कब? स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th डे ऑफ साइकिल। जिस दिन साइकिल स्टार्ट हुआ उसके 5वें दिन से इसको शुरू करते हैं और 10 दिन तक देते हैं, हर साइकिल में देते हैं, ताकि इसका नेक्स्ट साइकिल जो आएगा वो सप्रेस हो सके। वहीं नेक्स्ट ड्रग जो होगा ये अमूमन एगोनिस्ट एक्टिविटी रखता है प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पे। ये अमूमन एगोनिस्ट एक्टिविटी रखता है प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पे। वहीं इसके जगह हम डायनाजोल का यूज कर सकते हैं। डायनाजोल जो है हम 50 mg से 100 mg OD देते हैं। 50 से 100 mg OD देते हैं। ये एमेनोरिया प्रोड्यूस करेगा और ब्रेस्ट डेवलपमेंट को इनहिबिट करेगा। एमेनोरिया प्रोड्यूस करेगा और ब्रेस्ट डेवलपमेंट को इनहिबिट करेगा। तो अगर लड़कियां पहले आ गई हैं, यानी कि टेनर स्टेज चेंजेस में ही आ गई हैं मेनाज से पहले, तो ऐसी सूरत में हम डायनाजोल दे देंगे। डायनाजोल के लिए 50 to 100 mg OD देंगे और फिर इसको जो है हम 2 से 3 सालों तक इस्तेमाल कर